नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो। आज तारीख है 13 जून 2025। हम लोग 13 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 13 जून को मनाया जाता है। तो रंगहीनता को जो है एक और नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा रंगहीनता दिवस कह सकते हैं या एल्बिनिज्म दिवस कह सकते हैं। और यह दिवस जो है एक वंशानुगत स्थिति होती है जिसमें शरीर में क्या हो जाता है? मेलानिन नाम का वर्णक नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? तो मेलानिन नाम का वर्णक नहीं बनता है, या कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में बनता है। और मेलानिन ही जो है शरीर में त्वचा का, बालों का और आंखों के रंग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इस कमी के कारण कह सकते हैं कि एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्ति सामान्य से अधिक क्या हो जाते हैं? गोरे दिखते हैं और उनके बाल सफेद होते हैं या बहुत हल्के होते हैं और आंखों का रंग भी क्या कह सकते हैं कि हल्का होता है ना। आपको चित्र से दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किसको एल्बिनिज्म कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आपको क्या दिखाई पड़ेगा? रंगहीनता। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इस तरह का जो आपको ये गर्ल का जो इमेज देख रहे हैं, इसका जो बाल आप सफेद देख रहे हैं, ठीक है। आपको जो जहां पर भी देख रहा है आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि सामान्य से ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ज्यादा गोरा दिखाई पड़ रहा है। तो ये गोरा है नहीं, इसमें क्या है? ये रंगहीनता है। क्या चीज की कमी है इसके शरीर में? तो मेलानिन नामक वर्णक का क्या है? कमी है, जिसके वजह से ये कह सकते हैं इसको रंगहीनता का ये शिकार हो चुकी है ना। तो इस तरह का आपको समाज में, आसपास अपने समाज में इस तरह का देखने को मिलता होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है? ये कौन है? यशस्वी सोलंकी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है यशस्वी सोलंकी। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा किसका नाम ले रहे हैं? यशस्वी सोलंकी का नाम ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है भारतीय नौसेना की पहली ऐसी महिला है जो कि भारत के राष्ट्रपति का एडीसी बनी है। भारत के राष्ट्रपति का क्या बनी है? एडीसी बनी है। क्योंकि अब तक जो है नौसेना से कोई भी ऐसी महिला नहीं थी कि जो कि इस पद तक पहुंच सकी थी। तो भारत की कह सकते हैं कि भारत की पहली नौसेना महिला बनी है। कौन सी? राष्ट्रपति का एडीसी कौन बनी है? आपको यशस्वी सोलंकी। आइए, क्या होता है मान के चलिए एडीसी का पद और राष्ट्रपति के साथ इसका क्या तालमेल है? आइए यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के एडीसी प्रथम नागरिक के लिए क्या करती है? एक तरह से पुल का काम करती है। वे सभी राष्ट्रपति समारोह और कार्यक्रमों में कह सकते हैं उनके साथ मौजूद रहती है। किनके साथ? जहां जहां राष्ट्रपति जाएगी वहां वहां उनके साथ कौन जाएगी? इनकी एडीसी जाएगी। और सरकार और सेना की विभिन्न शाखाओं के साथ संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति के कमरे के बगल में एक ड्यूटी रूम आवंटित किया गया है और एडीसी हर समय बस कह सकते हैं कि एक कॉल पर ही तैयार रहता है। जस्ट राष्ट्रपति भवन में, जस्ट उस राष्ट्रपति जहां पर रहती है वहीं पर कौन रहेंगे? आपको एडीसी रहेगी। और वर्तमान में एडीसी के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? आपको जल्दी से नाम बताना है। किसको? आपको सोलंकी को। कौन सा सोलंकी? आपको यशस्वी सोलंकी। ध्यान रखना है कौन सा सोलंकी? आपको यशस्वी सोलंकी। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं आपको यही है यशस्वी सोलंकी। ध्यान से देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये यशस्वी सोलंकी की चित्र दिखाई पड़ रही है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रही है राष्ट्रपति के साथ, जहां जहां राष्ट्रपति जाएंगी वहां वहां इनके साथ में रहेंगी। और यही एडीसी का पद होता है जो कि कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के साथ साथ जिस भी समारोह में भाग लेगी, जहां भी जाएगी, आपको राष्ट्रपति के साथ आपको यशस्वी सोलंकी दिखाई पड़ जाएगी। तो ये कौन सा पद है? एडीसी का कौन है? आपको नाम क्या है? यशस्वी सोलंकी। और कह सकते हैं कि नौसेना की पहली ऐसी महिला है जो कि इसमें सम्मिलित होती है या पहली एडीसी के पद पर पहुंचने वाली ये महिला बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ है और ये हादसा कहां पर हुआ है? ये दुर्घटना हाल ही में एक एयर इंडिया का क्या हो जाता है?
विमान हादसा होता है और यह हादसा कहां पर हुआ है? गुजरात के किस जगह पर? तो अहमदाबाद में। और यदि पूछे कि अहमदाबाद में कहां पर, तो अहमदाबाद का एक रिहायशी इलाका है मेघानी नगर। कहां से है? मेघानी नगर। और यहीं पर एक हादसा होता है। एक एयर इंडिया का एयरपोर्ट आपको नाम है कहां से? गुजरात का कौन सा शहर? अहमदाबाद। जैसे ही कह सकते हैं कि एयर इंडिया का कौन सा, सबसे पहले तो नाम सुन लीजिए, क्या है नाम एयर इंडिया का? तो ये एयर इंडिया का नाम है बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। क्या नाम है आपको? बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है, जो कि कहां से कहां जा रही थी? तो ये जो आपको जा रही थी कहां? आपको लंदन के लिए सफर कर रही थी, ठीक है। तो आपको एयरपोर्ट जैसे ही एयर इंडिया 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ करता है तो इसका इंजन क्या हो जाता है? ये फेल हो जाता है। ये लंदन जा रही थी और लंदन जैसे ही जा रही थी तो फ्लाइट कह सकते हैं कि अहमदाबाद उड़ान जैसे ही भरती है, टेक ऑफ जैसे ही करती है तो कुछ ही देर के बाद ये क्या हो जाती है? क्रैश हो जाती है। और इस विमान में कुल कितने व्यक्ति सवार थे? तो 242 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू मेंबर थे और सभी मान के चलिए कि इसमें 2 और सदस्य थे। तो यहां पर ये जो कह सकते हैं कि हादसा ये कहां पर होती है? तो आपको ये गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर, ये रिहायशी इलाका हुआ करता था और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल हुआ करता है। हॉस्पिटल में ही ये क्या हो जाती है? क्रैश हो जाती है। तो इस हादसे में कह सकते हैं कि वर्तमान में कह सकते हैं कि 242 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति बच पाते हैं? केवल मात्र 1 व्यक्ति बच पाते हैं ना। तो आपको 241 लोग क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं, जो विमान में सफर कर रहे थे। लेकिन यदि पूछे कि मान के चलिए कितना व्यक्ति अभी तक में मान के चलिए कि आपको दिखाई पड़ता है कि जो कि मृत्यु हो चुकी है, तो जब तक ये वीडियो बन रहा है तो उस वक्त तक कह सकते हैं कि 268 व्यक्ति, ठीक है। तो 268 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। इसमें जो है कुछ छात्र जो है, जो कि मान के चलिए कि जहां पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में वो छात्र क्या कर रहे थे? खाना सब खा रहे थे, ठीक है। अपना 1:30 बजे का समय है तो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, मैस चल रहा था और मैस पे ही जहां पर मैस है, जो हॉस्टल है, हॉस्टल का जो छात्रावास था, छात्रावास के बगल में मैस चल रहा था, मैस के ऊपर ही क्या हो जाती है? ये क्रैश हो जाती है। कौन सा? ये विमान, एयर इंडिया का विमान। तो ये दोनों के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मान के चलिए कि जो व्यक्ति विमान पे है वही इसमें मारे गए हैं। तो विमान के साथ साथ जो है आसपास के जो इलाके के जो कह सकते हैं कि इसमें खास करके डॉक्टर हैं, शामिल रहते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति है ना। कितना मुआवजा दिया जाएगा बात कर लेते हैं कि यदि मुआवजा की तो आप लोग वैसे जानते ही होंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि 241 पीड़ितों को पहचान करके जो है पुष्टि की गई है। और इसमें जो है इसका आप देखिए पहचान कैसे किया जाएगा, क्योंकि सभी तो जल गया है, सभी का शरीर जल गया है, तो पहचान कैसे किया जाएगा? तो पहचान इसका किस मेथड से किया जाएगा? डीएनए परीक्षण से किया जाएगा। और डीएनए परीक्षण किया जाएगा और मान के चलिए कि जिनका जो भी परिवार के सदस्य होंगे उनको एक तरह से बॉडी को सौंप दिया जाएगा। तो एयरलाइंस के मालिक वर्तमान में देखते हैं तो किस समूह के अंतर्गत आता है? ये टाटा समूह। आपको पता है कि एयरलाइंस को कौन खरीद लिया है? टाटा ग्रुप के द्वारा इसको खरीद लिया गया है। तो एयरलाइंस के मालिक जो है टाटा समूह, प्रत्येक पीड़ित परिवार या परिजनों को कह सकते हैं कि कितना करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की घोषणा करता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि एक कन्वेंशन होता है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत कहा जाता है कि कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? जो व्यक्ति कह सकते हैं कि किसी कारणवश दुर्घटना में मारे जाते हैं उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो 1.5 करोड़ रुपया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत दिए जाने की बात है। लेकिन अभी भी इसमें भी देखिए यहां पर भी कमी कर रहा है, ठीक है। तो टाटा समूह के द्वारा जो है परिजनों को कितना? 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की जाती है। तो लेकिन मॉन्ट्रियल जो कन्वेंशन कहता है, यहां पर कहा जाता है कि आपको 1.5 करोड़ रुपया देना होगा। तो विमान का जो बीमा किया गया था और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को लगभग 360 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। यदि बात करते हैं कि ये टेक ऑफ कहां से किया था, किस हवाई अड्डा से किया था, तो हवाई अड्डा आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उम्मीद है आप लोग बात को समझ रहे होंगे। कुछ आपको चित्र दिखा देते हैं जिससे आपको दुर्घटना का कुछ अंदाजा पता चलेगा कि अंदाजा किस प्रकार से ये कितना भयावह दुर्घटना था, है ना। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको सिंपल से दिख रहा है एरो क्या कहते हैं, आपको एयर इंडिया का ये प्लेन है ना। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है बोइंग का ये प्लेन है और ये आपको टेक ऑफ करता है ना। कहां से? आपको गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से। जैसे ही ये टेक ऑफ करता है कुछ ही सेकंड के बाद जो है इसमें पता चलता है कि कुछ न क्या है, इसमें गड़बड़ी है। और जैसे ही गड़बड़ी का पता चलता है तो उसको समय, पायलट को इतना ऊंचाई पर नहीं रहती कि ये आपको बचा पाए, ठीक है। ये मान के उसके पास समय नहीं रहता है। तो ये आपको एक रिहायशी इलाका रहता है, उस जगह मेघानी नगर रहता है और वहां पर क्या रहता है? एक हॉस्पिटल रहता है। और हॉस्पिटल जो आपको दिखाई पड़ता है क्या रहता है? यहाँ पर छात्रावास। और 1:30 बजे का समय है और 1:30 बजे का समय है, खाना खाने का समय है। तो लड़का सब क्या करते हैं? वहां पर खाना सब खाने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं पर ये आपको जो प्लेन दिखाई पड़ रहा है उसमें जाके एंट्री मार देता है। किसमें? हॉस्टल में जाके, ठीक है। तो बिल्डिंग में जहां पर मैच चल रहा था वहीं पर इसमें आपको मार देते हैं। तो कुछ आपको
एरोप्लेन के साथ साथ कह सकते हैं कौन मारे चल जाते हैं, कुछ जो डॉक्टर वहां पर रहते हैं वो भी मारे चल जाते हैं आसपास के इलाके के, है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये पिछला इलाका, पिछला हिस्सा है किसका, प्लेन का, कह सकते हैं कि ये पिछला हिस्सा है ना, ये पिछला हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे वाला का क्या स्थिति होगा, आगे जाके एकदम तोड़ के एकदम अंदर चला गया है ना, एंट्री ले लिया है। इसका थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा जब आप देख लिए हैं तो आगे वाला हिस्सा को भी आप देख लीजिए कि आगे का हिस्सा का क्या स्थिति है। देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये प्लेन का आगे का स्थिति है, आगे का स्थिति आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कि इस प्रकार का स्थिति है, कुछ नहीं बचा है। जब प्लेन का कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या आदमियों का कुछ अवशेष दिखाई पड़ेगा, आपको बॉडी पहचान में नहीं आ पा रहा है कि किसका कौन सा बॉडी है, कौन किसके परिवार को कौन सा बॉडी दिया जाएगा, इसलिए डीएनए परीक्षण करवाना पड़ रहा है। ठीक है, डीएनए परीक्षण के द्वारा मान के चलिए पता लगा किसके परिवार का, मान के चलिए कौन सा सदस्य है, उसको मान के चलिए सुपुर्द किया जाएगा, बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये आपको आगे का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, हॉस्टल को तोड़ते हुए आगे का भाग जो दिखाई पड़ रहा है कुछ नहीं बचता है ना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। और आपको पता था कि मात्र कितने सदस्य थे इसमें, कितने तैयारी कर सकते हैं कि लंदन जाने की तैयारी में थे, तो 242 व्यक्ति है ना। तो 242 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मात्र बच पाता है, ठीक है। और एक जो व्यक्ति बच पाता है मात्र ये जो सदस्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ये जो आपको एक ही व्यक्ति बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ये कहां पर इनका सीट था, तो इमरजेंसी गेट के पास था। तो इमरजेंसी गेट के पास था सीट, तो ये किसी कारण से मान के चलिए इमरजेंसी गेट इनका खुल गया होगा, और जब खुला होगा तो आपको कह सकते हैं या ये अपने आप को बचाने की कोशिश किए होंगे जिस प्रकार से भी, तो आपको ये दिखाई पड़ते हैं एक ही व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, 242 में से केवल एक व्यक्ति आपको ये दिखाई पड़ते हैं कि बचते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो घटना जो है बहुत ही भयावह घटना थी, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। मध्य यूरोप के किस देश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की गई है। तो मध्य यूरोप का भाग है और मध्य यूरोप के किस देश में बात कर रहे हैं 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का घटना। तो ये राष्ट्रीय शोक क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, बात करते हैं यहाँ पर। तो ये राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है ऑस्ट्रिया में, ध्यान रखना ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया में जो है 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति जो है, ऑस्ट्रिया के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन, इन्होंने जो है 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर ग्राज में जो है एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम कितने छात्र मारे जाते हैं, 11 छात्र मार दिए जाते हैं, ठीक है। एक घटना घटती है, एक छात्र जो है एक स्कूल में घुसते हैं, ग्राज के एक शहर ग्राज है, ग्राज में एक स्कूल में घुसते हैं और 11 छात्रों को कह सकते हैं कि क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जिसमें से, और वो छात्र का यदि बात करते हैं 21 वर्षीय शूटर रहते हैं, 21 वर्ष, और वो खुद अपने आप को भी गोली मार लेते हैं, अपने आप को भी गोली मार लेते हैं और 11 छात्रों को भी मार देते हैं। तो इसी वजह से जो है ये यूरोप की घटना है। यूरोप की किस देश की घटना है, तो आपको यूरोप के ऑस्ट्रेलिया की घटना है। और इसी वजह से जो है यूरोप में जो है एक तरह से 3 दिनों का क्या मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, एक तरह से छोटे बच्चे छात्रों को मार दिया गया है, तो उसके लिए एक तरह से शोक दिवस 3 दिनों का एक तरह से छुट्टी रखा गया है, 3 दिनों का एक तरह से शोक दिवस मनाया जाएगा। कहां पर, ऑस्ट्रिया में। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है कि वैसे तो गंगोत्री नाम आया है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों के गंगोत्री मतलब कि आपको किस राज्य में, किस राज्य की बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। कहां का, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी के निवासियों ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में जो है अवैध कचरा जलाने का कड़ा विरोध किया है। कहां पर, तो उत्तरकाशी के कुछ निवासी रहते हैं और ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में जो है अवैध कचरा को क्या किया जाता है, जलाने का ये विरोध किया जाता है, जिससे भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में जो है प्रदूषण और पर्यावरण कानूनों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और यह उद्यान जो है उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड में स्थित है, जो हिमालय क्षेत्र संरक्षित कह सकते हैं कि हिमालय के संरक्षित क्षेत्र में यह आता है ना। और जैव विविधता और गंगोत्री ग्लेशियर का ये संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बात करते हैं कि गंगा कहां से निकलती है, तो गंगा नदी कहां से निकलती है, आपको गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए दिखाई पड़ती है। और उसी के बगल में कह सकते हैं कि कचरा यदि चलाया जाए तो ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है ना। और इसी के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर कड़ा विरोध किया गया है। तो ये बात कर रहे हैं किसका, ये आजकल हाल ही में जो है ये चर्चित रहा है ना। तो ये पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न दिखाई पड़ता है, और ये कहां पर, उत्तराखंड में। और नाम आता है उत्तराखंड का, तो जल्दी से आपको बता देना है कि उत्तराखंड के मान चलिए कि मुख्यमंत्री कौन है, राजधानी क्या है और यहाँ पर राज्यपाल कौन है।
तो आप जल्दी से बताइए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? देहरादून दिखाई पड़ेगा। और मुख्यमंत्री की यदि बात करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल की यदि बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको यहाँ के राज्यपाल दिखाई पड़ेंगे। यदि लोकसभा की सीटें की बात करते हैं उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की यदि बात करते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की आपको 3 सीटें दिखाई पड़ेगी। कहां पर? उत्तराखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं अगला प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश में अभ्यास खान क्वेस्ट 2025, कौन सा भाग है? अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में क्या किया जा रहा है? भाग ले जा रहा है। तो ये मंगोलिया में। तो आपको बार बार अभ्यास करवा रहे हैं। कौन सा अभ्यास करवा रहे हैं कि किस देश के साथ कौन सा अभ्यास हो रहा है? तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि अभ्यास जो है खान क्वेस्ट ये 2025 है ना, ये कहां पर किया जा रहा है इसका आयोजन? तो मंगोलिया में किया जा रहा है। 14 से आपको 28 जून, तो 14 से आपको 14 जून से लेकर 28 जून 2025 तक जो है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में जो है ये अभ्यास किया जाएगा। और अभ्यास का क्या नाम है? खान क्वेस्ट नाम है। और इसका संस्करण कितना सीरीज देखते हैं कितने सीरीज का है? ये तो 22वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। यह जो है एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए कह सकते हैं कि सशस्त्र बलों को ये क्या करता है? प्रशिक्षित करने का काम करता है। भारतीय सेना के इस वैश्विक सेना भागीदारी में सक्रिय रूप से इसमें क्या कर रही है? भाग ले रही है। तो आपको सीधा याद रखना है कि खान क्वेस्ट जो अभ्यास है ये किस देश के साथ किया जा रहा है? भारतीय सेना का। तो मंगोलिया के साथ किया जा रहा है। और बात करते हैं कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। और यहां पर यदि बात करते हैं कि मुद्रा कौन सी चलती है? तो मंगोलिया में कौन सी मुद्रा चलती है? तुगरिक मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? तुगरिक मुद्रा चलती है। राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक चलती है। तो इसमें क्या कहते हैं? आपको खान क्वेस्ट आपको याद रखना है कि किस देश के साथ? तो मंगोलिया के साथ। चले हम लोग आगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला, किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। और इनको क्यों ये क्या दिया गया है? क्यों सरप्राइज दिया गया? बात करते हैं किस प्रतिष्ठित संगठन ने अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति, चलिए सॉरी अध्यक्ष ये चुना गया है। तो संगठन के क्या कह सकते हैं? अध्यक्ष चुने जाने वाले ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। तो अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के। तो डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला जो है किस प्रतिष्ठित संगठन के क्या कहते हैं? अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। तो आपको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का। तो आपको सीधा इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा बढ़ चले याद रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय मूल के पहले ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो मान के चले कि किसके अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपको प्रतिष्ठित कह सकते हैं कि संगठन कौन सा संगठन है? आपको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। और किनको चुना गया है? तो मेडिकल एसोसिएशन किसको चुना गया है? श्रीनिवास मुखमाला को चुना गया है। और आप जो ये तस्वीर दिखाई पड़ रहा है आपको, कि जो तस्वीर दिखाई पड़ रहा है आपको श्रीनिवास मुखमाला की तस्वीर दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं को कह सकते हैं कि इनको क्या चुना गया है? आपको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। क्या नाम है इसका? मुखमाला, श्रीनिवास मुखमाला है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है जल्दी से हम लोगों का? पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा? डाक विभाग के द्वारा बात कर रहे हैं कि पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए आपको डाक विभाग के द्वारा जो है जून 2025 में शुरू की गई डाक सेवा का नाम क्या है? तो डाक सेवा के एक स्पेशल डाक सेवा है और ये डाक सेवा का क्या नाम है? ज्ञान सेतु। क्या नाम है? ज्ञान सेतु। ज्ञान सेतु में क्या किया जाएगा? तो डाक विभाग के द्वारा जो है किताबों के लिए डाक ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की गई है। किसके लिए? तो डाक विभाग के द्वारा किताबों के लिए, खास करके ध्यान रखना है, तो किताबों के लिए डाक ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की गई है, जिसके जरिए देश के किसी भी कोने में सिर्फ कितने रुपए में? केवल 20 रुपए में किताब पहुंचाई जा सकती है। और यह सेवा जो है आपको जून 2025 में क्या किया जा रहा है? आपको शुरू की गई थी। यह सेवा जो है जून 2025 से ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ना, शुरू हुई थी। चलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह सेवा जो है जून 2025 में जो है शुरू हुई है। शुरू कह सकते हैं कि शुरू होने वाली है ना। तो जून 2025 से ये शुरू हुई नहीं है, शुरू होने वाली है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाने वाले इजराइल सैन्य अभियान का नाम क्या है? किसकी बात कर रहे हैं कि जून 2025 में ईरान के परमाणु सैन्य और स्थलों को निशाना बनाने वाले इजराइल के सैन्य अभियानों का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? राइजिंग लाइन। क्या नाम है? ध्यान रखेंगे, राइजिंग लाइन। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे बात को, है ना। तो इजराइल जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, इजराइल जो आपको दिखाई पड़ रहा है ईरान पर क्या कर देता है? हमला कर देता है। और इस अटैक में जो है इजराइल ने जो है
ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन का क्या नाम देता है? ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम देता है। कौन सा नाम दिया है इजराइल के द्वारा? ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम देता है। इजराइल के जो कह सकते हैं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई पड़ते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो है लक्ष्य रखा गया था। तो किसका लक्ष्य रखा गया था? आपको पता होना चाहिए कि ईरान जो है, ऐसा कहां से आता है? अब पता नहीं, भारत वैसे ईरान का समर्थक, दोनों देशों का समर्थक रहा है। भारत के किसी के पक्ष में बोलता नहीं है ना ईरान के पक्ष में ना इजराइल के पक्ष में। चुपचाप भारत क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है। लेकिन ईरान के द्वारा कैसा, सभी देशों, अमेरिका के उस पर क्या एक तरह से प्रतिबंधित लगाया हुआ है ईरान पर, और बहुत सारे देश ऐसा मानता है कि ईरान क्या कर रहा है? न्यूक्लियर बना रहा है, मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा मान्यता है कि ये क्या रहा है? परमाणु बम तैयार कर रहा है। यदि परमाणु बम तैयार कर रहा है और तैयार कर लेगा तो अड़ोसी पड़ोसी जो भी देश है उस पर क्या हो जाएगा? खतरा मंडराने लगेगा, है ना। और खास करके ये जो छोटा देश है, किस पर? इजराइल। इजराइल इसलिए अभी एक तरह से इजराइल कह सकता है कि छोटा सा देश है लेकिन शक्तिशाली देश है। तो इसीलिए जो है इस पर इजराइल पर जो है अटैक कर दिया कि जहां जहां पर न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु वैज्ञानिक कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है ना, किसका कार्यक्रम? ईरान का चल रहा है, उसको क्या कर देना है? ध्वस्त कर देना है। और इसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था। किसके द्वारा? ये इजराइल के द्वारा चलाया जा रहा है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? कितना प्रतिशत लगाया है? विश्व बैंक के द्वारा जो भारत का कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान लगाया है आपको 6.3% लगाया गया है। कितना प्रतिशत? तो 6.3%। विश्व बैंक ने जो है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि की दर जो है 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। यदि बात करते हैं कि 26-27 का, तो आपको 26-27 या 27-28 का कह सकते हैं, दोनों वर्षों का कह सकते हैं, 26-27 और 27-28। इसका जो है 6.6 लगाया है। लेकिन वर्तमान में यदि बात करते हैं, अभी आपको वर्तमान ही याद रखना है। कौन सा रखना है? अभी वर्तमान ही याद रखना है। तो वर्तमान में कितना रखना है? 6.3% आपको याद रखना है। किसके द्वारा? ये विश्व बैंक के द्वारा। चलिए पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था, है ना। और प्रश्न जो है उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। कुछ व्यक्ति जो है इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो कृपया आप लोग यदि जवाब जानते हैं तो जवाब जो है देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। जब तक यदि जवाब आप देते नहीं तो पता नहीं चलता है कि आप देख रहे हैं वीडियो, और देख रहे हैं तो आपको क्या सही से देख पाए कि नहीं देख पाए। क्योंकि यदि जवाब आप देते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? बहुत सारे व्यक्ति का आंसर सही है, तो आपको बता देते हैं कि आंसर किसको शामिल किया गया है? एम एस धोनी को शामिल किया गया है। और जिन्होंने आंसर सही दिए हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आंसर नहीं दे रहे हैं कृपया आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब तक आप आंसर नहीं देते हैं, लिखते जब तक नहीं है, तब तक आपको याद नहीं होगा। यदि आप आंसर देते हैं, लिखते हैं, इसके बारे में यदि जितना आप जानते हैं उतना कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो आपको क्या होगा? इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी और आपको याद होगा लंबे दिनों तक। चलिए हम लोग आज का प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। और आज का प्रश्न है भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा वो देना है आप लोगों को। कहां पर जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को क्या करना है? शेयर करना है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं क्या चीज? आप लोगों से लेते हैं विदा। चलिए मिलेंगे हम लोग आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।